एनाटॉमी को डिस्कस करूंगा, इसकी आफ्टरमैथ को डिस्कस करूंगा, इसके अंदर जो मुज़मरात हैं उन्हें डिस्कस करूंगा, और जिन चीजों के खदशात बढ़ते जा रहे हैं बाय द डे उनका तस्करा करूंगा। मैं उन खुशफहमियों और हठधर्मियों का तस्करा करूंगा जिसका शिकार हमारी हुकूमत है। चुनांचे हेडलाइंस की शक्ल में सबसे पहली बात यह है कि ये अपनी तर्ज का एक नादिर वाकया है। आज तक कभी इस कदर मैसिव स्केल पर हॉस्टेज सिचुएशन पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। ये इतना अहम वाकया है कि इसकी मिसाल गुज़श्ता 78 साल में आपको नहीं मिलेगी। ये बात हमें कभी नहीं भूलेगी कि हमारे यहाँ जहाज तो अगवा होते थे, बसें तो अगवा होती थी, टैक्सियां, रिक्शे, वैगनें तो अगवा होती थी, प्लेयर्स की, क्रिकेटर्स की कोचेस तो अगवा होती थी, लेकिन अब ट्रेनें भी अगवा होने लगी हैं। एक फिल्मी सिचुएशन लगती है। वो एक फिल्म है अंडर सीज, स्टीवन सीगल की, मुझे वो याद आ गई कि बिल्कुल वही कैफियत है। चश्मे तसव्वुर ने ये तक देखा कि वो किस तरह अंदर दाखिल हुए होंगे, किस तरह उन्होंने सबको खबरदार किया होगा, किस तरह उन्होंने हुक्मतुली करने वालों को तहे तह किया होगा, यानी गोलियां मारी होंगी। मैं कोशिश करूंगा सीधा सीधा पॉइंट्स डिस्कस करूं ताकि बेजा तवालत अवॉइड की जा सके। अगली हेडिंग पे आए, महारत। आपने गौर किया कि इस पूरे मिशन की, इस पूरी एडवेंचर, इस पूरी वारदात की प्लानिंग बाकायदा मिलिट्री प्लानिंग लग रही है। ये किसी छोटे मोटे अलहदगी पसंद, अस्करियत पसंद, शरपसंद ग्रोह ने नहीं की। इसके पीछे बाकायदा मिलिट्री प्लानिंग, मिलिट्री स्ट्रेटजी है। यानी पूरे इलाके का टेरेन उनकी फिंगर टिप्स पे था। उन्होंने किस कदर शानदार स्पॉट की सिलेक्शन की। इस तरह की वारदात के लिए ये आइडियल साइट थी, इसलिए कि इसका ना सिर्फ चप्पा चप्पा मैंने देख रखा है, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बना रखी है, और इसका तस्करा मैंने गुज़श्ता रोज लाइव ट्रांसमिशन में भी किया था। ये ख़वातीन हज़रात टनल्स का एक सिलसिला है जिसमें इंतहाई माहिराना तरीके से एक ऐसी टनल सिलेक्ट की गई, टनल नंबर 8 यानी सुरंग नंबर 8, कि जिसका हेड और टेल सुरंग के अंदर है, और गाड़ी रोक दी गई। गाड़ी जिस ब्लास्ट से रोकी गई वो भी इंतहाई माहिराना तरीके से हुआ, ताकि ना तो वो आगे से रुक सके और ना पीछे रुक सके। फिर उनकी महारत देखिए कि उन्हें पता था कि इसके अंदर सिक्योरिटी सर्विसेज के लोग विद फैमिलीज मूव कर रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद है, कितने लोग हैं, वो सब उन्हें पता था। फिर वो ये भी जानते थे कि टॉप पे एफसी के एहलकार पूरे इलाके की सर्वेलेंस करते हैं। उनको किस महारत से न्यूट्रलाइज किया गया कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये सब कुछ हो सकता है, और वहां पे कोई था ही नहीं, देयर वाज नोबडी, इसलिए पहले से ही मामला कर लिया गया था। फिर ये टनल ख़वातीन हज़रात इस कदर नैरो है कि आप चाहें भी तो वहां पर ऑपरेशन नहीं कर सकते, ट्रेन से उतरकर आप खुलेआम चल फिर नहीं सकते। वो बमुश्किल इतनी चौड़ी है कि ट्रेन गुजर सके। महसूस यही होता है कि जरा लेफ्ट राइट उसने जर्क किया तो दीवारों को टच करेगी। तो ऐसी सूरत हाल में आप कैसा ऑपरेशन किस हद तक कर सकते हैं। फिर मैसेजिंग देखिए उन्होंने कैसी की कि तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा ही नहीं था, तुमने बहुत सौ को ईजी लेने की ठान रखी है, तुमने ढिठाई का मुजाहरा करते हुए हमें बहुत ही ईजी लिया। तुम समझे कि हम सिर्फ बसे बसे अगवा करते रहेंगे, हम इक्का दुक्का वारदातें करते रहेंगे। हमने इतनी बड़ी वारदात तुम्हारी नाक तले कर ली, तुम्हें पता भी नहीं चलने दिया, और हमने ग्लोबल नॉइज क्रिएट कर दी। पूरी दुनिया ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे इसे चला रही है। लोग पूछते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं। भाई ये फ्री बलूचिस्तान एक मूवमेंट है वहां पे, ये BLA बेचारी बड़ी मेहनत कर रही है, बड़े जुल्म सह रही है, और ये उसका किया धरा है। लोगों को तो मौका चाहिए बोलने का, मौका फराहम कर दिया गया। उनकी महारत ने कम और हमारी नालायकी ने ज्यादा। इस पर गौर करने की जरूरत है, लेकिन अब तो इट्स ऑलरेडी टू लेट। जो डैमेज होना था वो तो हो गया। एंड पे मैं इस इलाके के एक आदमी की बात दोहराऊंगा, उसने भी यही कुछ कहा है। फिर इस वाक्य ने हमारी बेपनाह कमजोरी, एक होती थोड़ी बहुत कमजोरी, एक होती शदीद कमजोरी, एक्सपोज कर दी। एक शख्स खड़ा होता है, लड़खड़ाता है, सहारा लेता है, फिर लड़खड़ाता है और चल पड़ता है। एक शख्स है जो खड़ा ही नहीं हो सकता। कल की वारदात ने उस इलाके में हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन को तकरीबन इस तरह का पोर्ट्रे किया। वेस्टर्न साइड पे वारदात करके ईस्टर्न साइड को मैसेज दिया गया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि हम जब चाहे लाइफ लाइन काट के रख देंगे। हम ऐसा बंदोबस्त करने की कुदरत रखते हैं कि क्वेटा में बैठी पूरी की पूरी कोर तितर बितर हो जाएगी, ईस्टर्न बॉर्डर पे नहीं पहुंच सकेगी। इसलिए जब चाहो इजी लो, दे आर सिटिंग डक्स। बड़े अफसोस और शर्म का मकाम है कि तकदीर ने हमें कहां लाके खड़ा कर दिया। हम सिटिंग डक्स मशहूर हो रहे हैं। हम बहुत तगड़े हुआ करते थे, इम्प्रेग्नेबल, इनसरमाउंटेबल, अनकॉन्करेबल कला होता था हमारा, और अब देखें हम सचमुच रांदा दरगाह बने हुए। दुनिया तो हैरान परेशान है इस बात पे, पाकिस्तानी भी सोच रहे हैं कि भाई हमारी हुकूमत किधर है, बल्कि हमारी हुकूमतें किधर है, हमारी फेडरल गवर्नमेंट किधर है जिसको कख पता नहीं है, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट किधर है जो इंतहाई थर्ड क्लास, नकारा और अय्याश हुकूमत के तौर पे मशहूर है, जिसको अपने लल्ले तलनों और अय्याशियों से फुर्सत ही नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट है तो वो PTI के पीछे पड़ी हुई है, ये है तो वो आदिल बाज़ई उसके घर छापे मार रही है उस वक्त। कौन लोग हो तुम, कौन हो? और बेशर्मी का आलम यह है कि तुमसे पूछा जाए कि ये क्यों हुआ है तो तुम या तो खिसियानी हंसी हंसते हो, जी साढ़े तो पल्ले ही कुछ नहीं, और तुम्हारे वालिद साहब के पल्ले है, और किसके पल्ले है, फिर तो बैठे क्यों इस कुर्सी पे? बेशर्मी की इंतहा है कि तुम उसकी जिम्मेदारी भी कबूल नहीं कर रहे हो कि जी हमारी नायली है, नालायकी है, और सिर्फ चुप करके जी ये सिक्योरिटी वालों की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। यानी अगर सारा कुछ सिक्योरिटी वालों ने करना है तो उनके हवाले करो कुंजियां और साइड पे हो जाओ।
क्यों मजे ले रहे हो? वो जो हमारे सदर मुमलिकत साहब है, सो कॉल्ड कमांडर इन चीफ, उन्हें जवाबदही करनी चाहिए थी, उन्हें एड्रेस करना चाहिए था नेशन को। वो क्या एड्रेस, आपसे असेंबली नहीं एड्रेस हो सकी, नेशन को आपने क्या एड्रेस करना? और प्राइम मिनिस्टर, तौबा तौबा का मकाम है और कुछ भी नहीं। किस कदर खुश होंगे, शादियाने बजा रहे होंगे आज BLA वाले, ना सिर्फ वो बल्कि उनके हैंडलर्स, कि देखा तुम्हें कहते ना थे कि कुछ भी नहीं होगा, इनसे हैंडल ही नहीं होगा। और किसी गलत फहमी का शिकार हमें नहीं रहना चाहिए कि दिस विल स्टॉप हियर। अव्वल तो बजाते खुद ये वाकया, इट इज नॉट गोइंग टू एंड सो सून। मुझे फिक्र इस बात की है कि जिन्हें वो साथ ले गए अपने, उनके साथ क्या सुलूक करते हैं, उनके अगेंस्ट हमसे क्या मांगते हैं, इस पर गौर करने की जरूरत है। वैसे एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर ईस्टर्न बॉर्डर कल को किसी तरह हॉट हो जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर, यहां पर मामला शुरू हो जाते हैं, कोई थोड़ी सी जुम्बिश भी होती है, हमें तो अलर्ट रहना है ना, हमें तो हरदम तैयार रहना है। क्वेटा मूव करके यहां कैसे पहुंचेगा? सिवाय ट्रेन के तरसील का और कोई तरीका नहीं है। ट्रकों पे, बसों पे इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं होती। इंटरनेशनल मीडिया हमारा ठट्टा कैसे कर रहा है, जुगते लगा रहा है हमारे ऊपर। जनरल बख्शी साहब हमें मशवरे दे रहे हैं कि अकल के अंधो ये करो, वरना जो बेचारे बच गए उनसे भी हाथ धो बैठोगे। ये हेलीकॉप्टर दिखाने से, जहाज दिखाने से कुछ नहीं होगा। यहां पर अकलो खिरत का इस्तेमाल करना पड़ता है, स्पेशल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, स्पेशल स्किल्स रिक्वायर्ड है, जो कि तुम में नहीं है। ये जनरल बख्शी कह रहे हैं। वाह वाह वाह, ये दिन भी हमारी किस्मत में लिखे थे। फिर मिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन, ब्लैकआउट, फायरवॉल, इन चीजों ने कितना नुकसान पहुंचाया। आप कम से कम खबर की सप्लाई बंद तो ना करें। आप बंद करेंगे तो क्या पूरी दुनिया खामोश रहेगी? ये 80s में रहना बंद कर दें। जब तक आपके यहां से खबरें आनी शुरू हुई, पूरी दुनिया में हमें धो दिया गया था खूब अच्छी तरह। फिर ये जानते हुए भी कि झूठ के पांव नहीं होते, आप क्यों वो क्रेडिट ले रहे हैं जो आपका नहीं है? कि 82 बंदे हमने छुड़वा लिए हैं। उन्होंने आते बयान दिया कि भाई हमें किसने छोड़ा है? हमें उन्होंने खुद छोड़ा कि तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं है, जाओ अपनी औरतें भी ले जाओ। बलोचियों को भी छोड़ा उन्हें, ब्रावी बोलने वाले, बलोची बोलने वाले, उन्हें छोड़ दिया उन्होंने। पठानों को भी रिटेन रखा। पंजाबियों को तो वैसे वो लंबे हाथों लेते हैं। और फिर जो सिक्योरिटी इदारों के लोग हैं वो इसके अलावा। फिर एक और बहुत बड़ा सवालिया निशान, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां, वो कहां हैं और क्या कर रही हैं? ये किसकी जिम्मेदारी है? एक बार, 2 बार, 3 बार रोजाना पूछते हैं। जब भी कोई वारदात होती है पूछा जाता है आपसे, बल्कि बताया जाता है आपको कि आप क्या कर रही हैं, किधर मसरूफ है। ये वाकई नंबर 1 एजेंसी थी, इसको क्या हो गया? खुदारा ये काम या तो किसी और एजेंसी को तफवीज कर दें और खुद उधर लगे रहें जिधर आप हैं, या फिर अपने असल काम की तरफ आए। क्योंकि जिस तरह की वल्नरेबल हमारी पोजीशन है, इसमें आपका रोल बड़ा वाइटल है। आप माजरत करनी शुरू करें उन्हें जो आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि भाई या ये काम करवाओ या वो, और यकीन कीजिए दैट थिंग कैन वेट, दिस कैन नॉट। ये है फौरी, इमीडिएट, इस पर आपकी फौरी तवज्जो रिक्वायर्ड है। किसी की क्या मजाल कि वो आपसे ज्यादा रिसोर्सफुल हो, आपके अपने लोग, आपकी अपनी इंफॉर्मेशन, आपका अपना नेटवर्क इतना जबरदस्त है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वसाइल झोंके जाए इधर, ह्यूमन भी और लॉजिस्टिक भी। बड़ी अच्छी HR है आपके पास, लेकिन वो सारी की सारी पता नहीं कहां लगी हुई है। और आखिरी बात इस हवाले से, अख्तर मैंगल का कल वाला ट्वीट, तौबा तौबा तौबा, वो पढ़ के कलेजा मुंह को आता है, उसे पढ़कर रोने को भी दिल चाहता है और सर धुनने को भी। वो कहता है कि आपको कितनी बार समझाया था, बार बार कहा गया था कि समझ जाओ समझ जाओ। आप अगर उसी वक्त समझ जाते तो ये दिन देखना नसीब ना होते, लेकिन आपने हमारी वार्निंग को कभी संजीदगी से नहीं लिया। आपके कान पर जूं तक नहीं रिंगी, और आज उसका नतीजा आपके सामने। आयरॉनिकली आज अगर आप समझ भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती। क्यों? इट्स टू लेट। पाकिस्तानी फौज के उन एहलकारों को निशाना बनाया गया था जो छुट्टी पर घर आने के लिए ट्रेन स्टेशन पहुंचे थे, और उसमें भी 24 लोग शहीद हो गए थे। उसके बाद क्या हमें नहीं आइडिया होना चाहिए था, क्या कोई SOPs नहीं बनने चाहिए थे कि भाई अगर हमारी फौज के एहलकार वहां पर सफर करेंगे तो वो किस तरह से जाएंगे, उनके नाम और रैंक नहीं रिवील किए जाएंगे। नाम तो चले ठीक है, किसी भी सिविलियन का हो सकता है, वो तो टिकट के ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो नाम विद रैंक नहीं आएंगे। क्योंकि जाहिर बात है हम एक ऐसे सूबे में हैं कि जहां पर पिछले महीने सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों में 73% इजाफा हुआ है, और उन हमलों में 62% हमले सिर्फ बलूचिस्तान में हुए हैं। कि जहां पर दहशतगर्दी इतनी तेजी से ऊपर बढ़ रही है, वो बसें रोक रहे हैं, चेक पोस्टें लगा रहे हैं, शहरों पर, कस्बों पर आकर 5-5, 6-6 घंटे अपना कंट्रोल कायम कर रहे हैं, और फिर तमाम असला वहां से थानों से लूट के लेके जा रहे हैं। वो उस सूबे में जहां पर इतनी ज्यादा बदमनी हो चुकी है, इतना ज्यादा अब दहशतगर्दों का होल्ड है, सब सूरत हाल है, वैसे में जब हमारी फोर्सेस के लोग ट्रेवल करेंगे या कहीं जाएंगे, वो कैसे जाएंगे? और फिर उनके रैंक नहीं आएंगे टिकट्स पे, उनके, जिसे कहता है, अगर वो, जाहिर बात है अब बलूचिस्तान से बाकी सूबों में, मुल्क भर में जाने के लिए 3 रूट्स हो सकते हैं जाने के। एक है बाय एयर, आप हवाई जहाज से जाएं,
तो सारी बात है, बलूचिस्तान में पूरी कोर है। अब सबको अब C-130 में तो नहीं आप ट्रेवल करवा सकते हर वक्त, वो कॉस्टली बहुत होगा, ठीक है। फिर दूसरा रूट बचता है बसें। बसों को पिछले कुछ अर्से से टारगेट कर रहे हैं, सड़कों पर नाके लगाते हैं, वहाँ पर हमारे वो जो पंजाबी या सिंधी या पख्तून सेटलर्स होते हैं उनको उतार उतार के निशाना बनाते हैं। फिर बच जाता है ट्रेन का रूट। अब ट्रेन के रूट में नवंबर में जब हमला हो गया था तो हमें पता चल जाता था कि भाई ट्रेन भी उनके टारगेट पर आ गई, और इन तंजीमों की ये जो BLA टाइप हैं, इनकी इंटेलिजेंस इतनी है ऑन ग्राउंड कि उनको पता होता है कि ये लोग अब ट्रेन पर सफर करने के लिए इतने लोग आ गए हैं। उन्होंने नवंबर में वो अटैक करके खुद कुछ हमला करके हमें बता दिया था कि हमें मालूम है कि पाकिस्तानी फौज के एहलकार या सिक्योरिटी फोर्सेस के दीगर एहलकारों के एहलकार इधर से सफर करते हैं, हम उनको निशाना बनाएंगे। तो फिर कुछ SOPs बनने चाहिए थे कि किस तरह से अब यहाँ से ट्रैवल होगा और किस तरह से उनको महफूज रखा जाएगा। और उसमें आप देखिए, जब हमने बात की कि यार ये लिस्टों पर रैंक क्यों है सारे, तो उन्होंने बताया क्योंकि जो आपको मालूम होगा कि हम जो जर्नलिस्ट होते हैं हमें भी वैसे तो डिस्काउंट मिलता है अगर हम ट्रेन पे सफर करेंगे, अगर हमारा PID का कार्ड बनाओ। इसी तरह जो फोर्सेस के एहलकार होते हैं, यानी कि फौज के या दीगर इस तरह के, उनको भी डिस्काउंट मिलता है ट्रेन के टिकट में। तो वो फिर जब अपना कार्ड शो करते हैं, अपना रैंक बताते हैं, तो उनको डिस्काउंट मिलता है। तो वो फिर क्योंकि वो डिस्काउंटेड टिकट होता है तो उसमें फिर मेंशन किया जाता है कि ये डिस्काउंटेड टिकट वाला इसलिए है कि ये मेजर है या ये हवालदार है या ये सिपाही है या ये क्या है। तो वो सारे वो रैंक की लिस्ट बनी हुई थी। तो ये सब कुछ बड़ा ही तशवीशनाक है कि ये सब कुछ के ऊपर कोई SOPs क्यों नहीं बने हुए थे। जब नवंबर में अटैक हो गया था, क्यों नहीं बने हुए थे ये SOPs? कौन जिम्मेदार है इसका? इतने बड़े सिक्योरिटी लैप्स का और इतने बड़े डिजास्टर का जो हो गया है, कौन जिम्मेदार है? आप सोचिए, 150 से ज्यादा माएं इस वक्त अपने घरों में परेशान बैठी हुई हैं कि उनके बेटे यरगमाल बन गए हैं। सोचिए ना, हमारी ये जो हमारे फौजी एहलकार इस वक्त यरगमाल बने हुए हैं, उनकी माओं की क्या हालत होगी अपने घरों में, उनकी बहनों की क्या हालत होगी, उनके अगर बच्चे घर पे होंगे उनकी क्या हालत होगी, जिनकी बीवियां घर पर मुंतजिर होंगी उनकी बीवियों की क्या हालत होगी, उनके बाप भाई की क्या हालत होगी। तो कौन है जिम्मेदार ये इतने बड़े सिक्योरिटी लैब्स का कि ये सब कुछ हो गया? उनके पास पूरी जाहिर बात है, बलूचिस्तान में वो अब ग्राउंड पर ये तंजीमें ज्यादा स्ट्रांग हैं, उनकी नेटवर्क, क्योंकि वो वहां के रहने वाले हैं, वहां पर वो सब कुछ कर रहे हैं, तो उनकी अब इंटेलिजेंस बहुत बेहतर है। तो हमारी भी तो काउंटर कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना कि हमारे SOPs क्या थे। तो अगर नहीं बनाए, अगर नवंबर में भी हमारी आंखें नहीं खुली थी, तो वही जिम्मेदार हैं जिनकी नवंबर में आंखें खुल जानी चाहिए थी। तो अगर नहीं खुली तो फिर उन लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए। हेड्स शुड रोल। जो हम बड़ा सुनते हैं कि हमारा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है, वो फिर अब आए, एक्टिव हो। और अब जो वहां पर लेटेस्ट सिचुएशन है वो बहुत परेशान कुन है। वो हमने वहां पर समझने की कोशिश की है और वो हम आपके तक लेके आ गए हैं कि वहां पर क्या ग्राउंड पर सिचुएशन है, विच इज रियली रियली टेरेबल। तो वो एक तो ये है कि हमने आपको बताया कि इस वक्त तकरीबन 150 के करीब जो हमारे एहलकार हैं, इन टोटल 182 लोग यरगमाल हैं, जिनमें जो फोर्सेस के लोग हैं वो 150 के करीब हैं, बाकी उनकी फैमिलीज हैं, फैमिली मेंबर्स हैं या दीगर उनसे मुंसलिक लोग हैं। और अब जो एक अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं जो कि बड़ी परेशान कुन है, जो ज़राए बता रहे हैं वहाँ पर जो लोग इसको मिलिटेंसी को स्टडी करते हैं वहाँ पर, और जो इस तमाम चीज़ को इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं, उन जिन ज़राए से हमारी बात हुई है, वो एक बड़ी परेशान कुन पिक्चर पेंट कर रहे हैं कि वहाँ पर जो मिलिटेंट्स हैं, उन्होंने जब लेटेस्ट किया है वो ये है कि वो वहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद नहीं है। वो यरगमालियों को लेकर टोलियों की सूरत में वहाँ से निकल गए हैं। और अब ये ऑपरेशन मजीद कम्प्लेक्स हो गया क्योंकि आपको अब हर टोली को अलग से टारगेट करना पड़ेगा और हर टोली के पास डिफरेंट नंबर ऑफ, किसी के पास 8 हैं, किसी के पास 10 हैं यरगमाली। और फिर जाहिर बात है, आप चाहे उनकी निगरानी कर भी रहे होंगे, अगर वो आपकी अभी भी अगर नजर में रडार पर हुए भी कि ड्रोन्स के जरिए या किसी के जरिए, तो किसको कहां पर टारगेट कर लेंगे। उसमें अगेन वो खुद कुछ जैकेटों के साथ लेकर वो यरगमालियों को ट्रेवल कर रहे हैं। पहाड़ी ट्रेन है, बहुत ही मुश्किल है।
वहां पर कैसे आप जिसे कहते हैं ग्राउंड पर आ सकते हैं, क्योंकि वो आसान नहीं है, वहां पर वो बहुत ही मुश्किल इलाका है। तो ये बड़ा सख्त चैलेंज इस वक्त हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पर सामना करना पड़ रहा है। क्या वो एक जगह पर मौजूद नहीं है कि जहां पर आप घेर कर, वो टोलियों के तौर पर फैले हुए हैं और वहां से निकल चुके हैं उस मुकाम से जहां पर पहले उन्होंने ट्रेन रोक के ये तमाम हमला किया और ये रुमाली बनाए। और अब जो वहां पर लेटेस्ट सिचुएशन है वो बहुत परेशान कुन है, और वो ले जाने में इसलिए कामयाब हुए क्योंकि जो शुरू में जो इंप्रेशन दिया जा रहा था कि फोर्सेस के लोग पहुंच गए और उन्होंने उस जगह को घेराव कर लिया है जहां पर जो ये मिलिटेंट्स हैं वो हमारे यरगमालियों के साथ मौजूद हैं, तो वो ऐसा नहीं है। वो इतना दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका था कि वहां पर बाय रोड भी आप नहीं पहुंच सकते थे, और जिसे कहते हैं पैदल भी नहीं पहुंच सकते थे। पैदल क्यों नहीं पहुंच सकते थे? क्योंकि एक तो दूर बहुत है, दूसरा अगर आप पैदल जाते तो वो मिलिटेंट्स रास्ते में ही आपके हमारे फौजी जवानों को निशाना बना देते, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, वो पहले से ऊपर टॉप पे बैठे हुए थे। फिर आप बाई ट्रेन भी नीचे जा सकते, क्योंकि ट्रेन तो ऑलरेडी यरगमाल बनी हुई थी, तो बाकी तो पटड़ी वहां पर बची थी, क्या आपने जाकर करना था। फिर बाई एयर अगर आप जाते तो बाई एयर भी आपकी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड थी कि अगर आप चाहते कि आप हेलीकॉप्टर से वहां पे ग्राउंड पर अपने फौजी एहलकारों को उतारते या पैराट्रूपर्स को उतारते, तो उसमें भी एक हेलीकॉप्टर में कितनी 8-10 लोगों की कैपेसिटी थी। आप 4-5 हेलीकॉप्टर पर चला देते, एक वक्त में 50 एहलकार ड्रॉप कर सकते थे, और वहां पर वो मिलिटेंट्स मौजूद थे उधर पहाड़ों पर, तो वो तो उतरते हुए एहलकारों को ही शहीद कर देते, तो वो भी आप नहीं कर सकते थे। तो वो आपके पास ग्राउंड पर बहुत ही मुश्किल थी एक्सेस वहां की कि आप वहां पर ग्राउंड पर कुछ कर सकते, तो इसका एडवांटेज मिलिटेंट्स को था। फिर जो जराए बता रहे हैं कि वो टोलियों में लेकर चले गए हैं, और अब इस वक्त हमारे जो फोर्सेस के एहलकार हैं वो अब ट्रेस कर रहे हैं, उसके लिए ड्रोन्स यूज किए जा रहे हैं, उसके लिए हेलीकॉप्टर्स यूज किए जा रहे हैं, किसी तरह से ट्रेस किया जाए कहाँ कहाँ पर लिया जा रहा है, और उसके लिए अब ये देखना है कि इसमें क्या कामयाबी होती है। हमारी तो दुआ है अल्लाह करे एक एक बच्चा घर वापस आए और सलामत वापस आए, लेकिन ये जो फेलियर है ये बहुत बड़ा फेलियर है। और इस सब में अब आप एक चीज देखिए, मैं जो एक चीज देख रहा था विच इज वेरी वेरी टेरिबल, ठीक है, कि अब हम बता रहे हैं लोगों को कि जी फोर्सेस ने कार्रवाई करके तकरीबन 100 से 150 के करीब बाजियाब करवा लिए हैं उनसे मिलिटेंट से लोग। आपको पता है ये खबर दुरुस्त नहीं है, ये गलत बताया जा रहा है। वो फोर्सेस के ऑपरेशन से बाजियाब नहीं हुए, मिलिटेंट्स ने खुद उनको छोड़ दिया था, और उनको भी 4 घंटे लगे वो पहाड़ों में वॉक करते रहे ट्रेन के ट्रैक के साथ साथ सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर 4 घंटे लगे। आप अंदाजा लगाइए कि कितना दूर दराज इलाका है, तो वहां पर ऑपरेशन कैसे पॉसिबल होगा। और फिर वहां से हमारे फोर्सेस के एहलकारों ने उन लोगों को, कुछ मस्तूंग चले गए, कुछ कोयटा आ गए, उनको ट्रेवल करवाया गाड़ियों में। और फिर अब आप देखिए कि मैं फिर ये बार बार कह रहा हूं कि इतना परेशान कौन है ये सब कुछ, कि अब वो वहां पे मुतालबे कर रहे हैं कि आप जो जिन दहशतगर्दों ने यरगमाल बनाया हुआ है हमारे फौज के एहलकारों का, वो मुतालबा कर रहे हैं कि मिसिंग पर्सन को छोड़ा जाए। जो उनके बीएलए के लोग हैं जो गिरफ्तार हैं, उनकी वो तबादला मांग रहे हैं कि अगर आप इतने देंगे तो उसके बदले में इतने फौजी लेने। फिर दीगर चीजें, फिर जो उनकी तरफ से खौफनाक धमकी दी गई है वो ये है कि अगर किसी भी किस्म की कोई किसी भी उनके बीएलए के ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश की गई तो हर कार्रवाई के जवाब में 10 फौजी एहलकार शहीद कर देंगे। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक धमकी है उनकी तरफ से, और सूरत हाल एक बहुत परेशान कुन मोड़ ले चुकी है। और फिर जाहिर बात है हमारी फोर्सेस के लिए भी इधर ऑपरेशन करना बड़ा रिस्की है, क्योंकि जाहिर बात है या तो ये कोई गनशिप हेलीकॉप्टर्स या इस तरह के कुछ जिसे कहते हैं फजाई कुव्वत यूज करेंगे, तो उसमें तो सिर्फ मिलिटेंट्स नहीं मारे जाएंगे, जो हमारे यरगमाली पाक फौज के एहलकार हैं वो भी शहीद हो जाएंगे। तो वो तो जाहिर बात है एक अफोर्डेबल ऑप्शन ही नहीं है। तो एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल बन गई है सबके अंदर। और अब आप देखिए कि इस मुल्क की हालत ये है कि हम दहशतगर्दी को कितना सीरियस लेते हैं। जरा मैं आपको बताता हूं। आपको पता है एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है पाकिस्तान की, ठीक है, उसकी सरबराही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करते हैं। उसमें तीनों सर्विसेज चीफ, आर्मी चीफ, एयरफोर्स के चीफ, नेवी के चीफ, तीनों इंटेलिजेंस
जो हमारी सबसे ताकतवर एजेंसियां हैं, आईएसआई के डीजी होते हैं, एमआई के डीजी होते हैं और आईबी के डीजी होते हैं, उसमें इंटीरियर मिनिस्टर होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ये की मिनिस्टर्स भी उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में होते हैं। और ये सब बैठ के मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं, लेटेस्ट ग्राउंड सिचुएशन को डिस्कस करते हैं, स्ट्रेटजी और पॉलिसी को डिस्कस करते हैं, बनाते हैं कि इसको कैसे काउंटर करना है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आया पिछले साल सबसे ज्यादा दहशतगर्द हमलों में इजाफे में। और सिर्फ पिछले साल पाकिस्तान में हम आपको बताएं कि दहशतगर्दी के वाकयात में जो इजाफा हुआ है वो 517 से 1099 हो गया, यानी कि 2 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ है। 100% से ज्यादा दहशतगर्दी के हमलों में इजाफा हुआ है, ठीक है। और हमने पिछले 1 साल में एक भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई। इस करें भाई, मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ गई है, क्या करना है, अफगान तालिबान से भी हमारी लड़ाई चल रही है, टीटीपी दरिंदा बनी हुई है, जैसे कहते हैं बीएलए की दहशतगर्दी बढ़ गई है बलूचिस्तान में। हम कहां पर खड़े हुए हैं, बलूचिस्तान हमारे हाथ से निकल रहा है, केपी पर हमारा कंट्रोल डेरा इस्माइल खान बन्नू एरियाज में खत्म होता जा रहा है। तो हमने क्या करना है, कोई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग ही नहीं बुलाई, उन्होंने बुला के डिस्कस करना तक मुनासिब नहीं समझा। वाई? क्योंकि शबाशी साहब को पता है कि ना उनके पास इख्तियार है, ना वो पॉलिसी बनाने की अहलियत रखते हैं, ना पॉलिसी उनकी किसी ने लेनी है। जिन्होंने करना है वो खुद ही कर रहे हैं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट वाले, तो वो उनका काम वो जाने। हम तो पपेट्स हैं, हम बैठ के बस ठीक है आपस में यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हालात बड़े अच्छे हो गए हैं, इकॉनमी बेहतर हो गई है, फलान हो गया, ये हो गया। ये हालात है। इतने इररेलेवेंट जब लोग होंगे तो वहां पर फिर क्या होगा। और बात अब देखिए, एक चीज जो अख्तर मेंगल साहब ने एक बड़ा तशवीशनाक बयान दिया, मैं वो भी आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि बलूचिस्तान का कोई ऐसा इलाका बाकी नहीं जहां हुकूमत ये दावा कर सके कि उसका कंट्रोल है। वो ये जंग हार चुके हैं, ये कहानी खत्म हो चुकी है। हमने खबरदार किया था, हमसे पहले वालों ने भी खबरदार किया था, मगर उन बातों को संजीदा लेने की बजाय लोगों का मजाक उड़ाया गया, लूटमार और कत्लेआम का बाजार गर्म किया गया। हर एक हुकूमत ने बलूच नस्ल कुशी में अपना हिस्सा बराबर का डाला, और ये वो वाहिद मसला था जिस पर तमाम इदारे और तमाम हुकूमतें एक पेज पर रही हैं। और अपनी गलतियां तस्लीम करने की बजाय हमेशा की तरह इल्जाम किसी और पर लगाना तो इनका वतीरा रहा है। आज मैं इस मौका को इस्तेमाल करते हुए उन सबको मुखातिब करना चाहता हूं, वफाकी हुकूमत, सियासी पार्टियां, अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट, जिन्होंने अपने जुल्म ज्यादतियों से बलूचिस्तान को इस नहज पर पहुंचाया, मगर इस बार ना ये हमारे इख्तियार में है ना आपके। ये बड़ा तशवीशनाक अख्तर मेंगल साहब का ये बयान है। और मैं खुद भी समझता हूं कि हमारी रियासत ने एक बड़ी तबाहकुन पॉलिसी पिछले कुछ सालों में इख्तियार की कि हमने बलूचिस्तान में इतने बदतरीन धांधली सदा इलेक्शन करवाने शुरू किए कि हमने कहा ये जो बलोच कौम परस्त हैं, चाहे ये वफाक की सियासत करते हैं, चाहे आईने पाकिस्तान की सियासत करते हैं, चाहे पार्लिमानी सियासत करते हैं, लेकिन क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट के नाकिद हैं, ये बलूचिस्तान की महरूमियों पर आवाज उठाते हैं, हम इनको असेंबली में नहीं आने देंगे। हमने उनको इतना रियासत ने दीवार से लगाया कि फिर जो बलोच थे, जब उनका कोई असली नुमाइंदा और उनकी असल आवाज रही ना पार्लिमान में, असेंबली तक पहुंचने के काबिल ही ना रही, तो उन्होंने फिर और लोगों से रजू किया। फिर लापता अफराद का मसला पार्लिमान में डिस्कस होने के बजाय बंदूक से डिस्कस होना शुरू हुआ। हमने ये जो पपेट्स बिठा लिए हैं बलूचिस्तान में, इन पपेट्स की ग्राउंड पर कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि ये बलोचों का गुस्सा ठंडा कर सकें या उनको एंगेज कर सकें कि भाई आए बैठे बात करते हैं, हल करते हैं मसला। आखिरी दफा रियासत ने जो कोशिश की वो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में थी, जब डॉक्टर मालिक बलोच साहब की हुकूमत बलूचिस्तान में बनाई गई कौम परस्तों की, और फिर डॉक्टर मालिक, हासिल बजिंजो साहब, इन लोगों ने बलोच जो अलहदगी पसंद सोच के मालिक सरदार हैं, जो बैरून मुल्क जलावतन है, जो वहां पर बैठे ये सब मुतालबे कर रहे हैं और इन कार्रवाइयों को सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनसे मुज़ाकरात शुरू किए। वो फिर भी ऐसे लोग थे कि जिनकी मुज़ाकरात के लिए एक्सेप्टेंस थी, डॉक्टर मालिक बलोच साहब की, अख्तर मेंगल साहब की, हासिल बजिंजो साहब की, बलोचों में कबूलियत थी, लेकिन हमने उनको भी निकाल बाहर किया। और अब हमारे पास कोई वहां पर हमारी लिए बात करने वाला नहीं है।
इस तबाहकुन पॉलिसी के भी तो जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए कि आज बलूचिस्तान इस जगह पर पहुंच गया है, बलूचिस्तान जल रहा है, हमारी माओं के बेटे यरगमाल बने हुए हैं। कौन जिम्मेदार है इस सबका? इन पॉलिसियों को किसने तक करना था कि लोगों को लापता करना बंद करें, माओं को जो लापता है वो बेटे वापस करें उनके, और डायलॉग शुरू करें, बलूचिस्तान के असली नुमाइंदों को असम्बलियों तक आने दें। अब वहां पर हालत ये पहुंच गई है कि जो पार्लिमानी सियासत करते हैं बलोच उनको मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जो पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं ये तो अब टाउट है, ये हमारे नुमाइंदे नहीं है, ये हमारे दुखों का मुदावा करने वाले नहीं है, ये तो अपने बंगले और महलात बनाने वाले हैं। आप जाके सादिक संजरानी के महलात देखिए बलूचिस्तान में, और देखिए उसने और उसके खानदान ने कितनी दौलत बनाई है, और ये देख का एक दाना है। बलूचिस्तान में सर्व करने वाले कोर कमांडरों ने कितना पैसा बनाया, जाके देखिए। आसिम सलीम बाजवा के असासे हमें मनी ट्रेल ला के दीजिए कि उसने इतना पैसा कहां से बनाया। लेकिन बलूचों को क्या मिला ग्राउंड पर? क्या किया हमने उनके लिए? हमने तो उनके असली नुमाइंदे भी ना छोड़े। फिर आज हम इस बंद गली में दाखिल हो गए। पर हम आपको इस सूरत हाल से अपडेट करते रहेंगे। वहां पर